आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का विवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम तरंग प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। विवर्तन एक्चुअली क्या है? अगर हम शॉर्ट में कहें तो प्रकाशीय तरंगों का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। प्रकाशीय तरंगें जब किसी तीक्ष्ण अवरोध से टकराती हैं तो मुड़ती हैं। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हमने प्रकाश के बारे में माना था कि ये सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है किसी समांगी माध्यम में। जब तक माध्यम परिवर्तित नहीं होता तब तक प्रकाश का मार्ग परिवर्तित नहीं होता। यानी प्रकाश का ये सामान्य गुण है सीधी रेखा में चलना। लेकिन जब प्रकाशीय तरंगें किसी तीक्ष्ण अवरोध से टकराती हैं तो इनमें मुड़ने की घटना होती है जिसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन को हम कुछ और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ध्वनि तरंगों के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये तरंगें सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगों में भी विवर्तन होता है। अगर हमारे बगल वाले कमरे में आवाज़ हो रही हो तो यहाँ हमें आवाज़ सुनाई देगी। अगर ध्वनि तरंगें सीधी रेखा में चलती होती तो इस कमरे में आवाज़ न पहुँचती। तो आवाज़ पहुँचने का कारण क्या है? ध्वनि तरंगें खिड़की दरवाज़ों के अवरोधों से टकरा करके मुड़ती हैं और इस तरह से कई बार मुड़ करके दूसरे कमरे में पहुँच जाती हैं या अन्य जगह में जहाँ अगर सीधी रेखा में चलती तो ना पहुँच पाती, ऐसी जगह तरंगें पहुँच जाती हैं। तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसलिए सामान्य अवरोधों से टकराकर ये मुड़ जाती हैं। लेकिन प्रकाशीय तरंगें अत्यंत कम तरंग दैर्ध्य की होती हैं, यानी 10⁻8 मीटर की कोटि की होती हैं। तो कम से कम 10⁻6 मीटर की कोटि का अवरोध होना चाहिए। जैसे छुरे की धार होती है, एक सीधी धार या संकीर्ण स्लिट, या जैसे बाल है, इस टाइप के पतले अवरोधों से जब प्रकाशीय तरंगें टकराती हैं तब ये मुड़ती हैं, अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं और इनके मुड़ने के कारण जो प्रभाव देखा जाता है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण। जैसे छाया का बनना हम जानते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है इसलिए छाया बनती है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो उसके दूसरी तरफ प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिससे एक ज्यामितीय छाया बनती। लेकिन यदि ज्यामितीय छाया में प्रकाश पहुंच जाए तो ये तब संभव होगा जब मुड़ करके प्रकाश वहां पर पहुंचे। इसको समझने के लिए हम दो प्रयोग की चर्चा करेंगे। यहाँ पर दो चित्र बोर्ड में दिखाए गए हैं। पहला चित्र एक संकीर्ण द्वारक का है जिसमें ए बी भाग खुला हुआ है। ये द्वारक है जहाँ से प्रकाश निकल सकता है। यहाँ पर यह से एक प्रकाश स्रोत है। यहाँ से चलने वाला प्रकाश जब द्वारक से गुजरेगा तो ए बी भाग से निकलने वाला प्रकाश आगे जा कर के पर्दे पर पड़ेगा, यानी यक्स वाई ये जो हमारा पर्दा है, इस पर्दे पर प्रकाश पड़ेगा। तो अगर सीधी रेखा में प्रकाश गति करे उस स्थिति में ए डैश बी डैश भाग में एक समान प्रकाश दिखाई देना चाहिए। ए डैश के ऊपर यानी ए डैश यक्स भाग में ज्यामितीय छाया बननी चाहिए। इसी तरह से बी डैश वाई भाग में भी ज्यामितीय छाया बननी चाहिए। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं ए बी एक संकीर्ण अवरोध है। यह प्रकाश स्रोत है जहाँ से चलने वाली
प्रकाशीय तरंगें अगर सीधी रेखा में चलें तो ए बी अवरोध से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर अगर सीधी रेखा में चलें तो ए डैश के ऊपरी भाग में, ए डैश एक्स भाग में हमको प्रकाश दिखाई देना चाहिए। इसी तरह से बी डैश वाई भाग में प्रकाश दिखाई देना चाहिए और ये बीच का जो भाग है ए डैश बी डैश, इस भाग में ज्यामितीय छाया बननी चाहिए। लेकिन अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि यहाँ जो प्रकाशित भाग है उसमें भी एक समान तीव्रता नहीं देखी जाती और जो ज्यामितीय छाया है वो एकदम से अदीप्त नहीं होती, यानी एकदम से वहाँ पर अंधेरा नहीं होता, यानी प्रकाश का अभाव एकदम से नहीं होता, बल्कि इस ज्यामितीय भाग में कुछ दूरी तक प्रकाश पहुँच जाता है। यानी यहाँ तक मान लीजिए प्रकाश पहुँच रहा है, इसी तरह यहाँ तक प्रकाश पहुँच जाता है और कुछ दूरी के बाद फिर एकदम से अंधेरा होता है, ज्यामितीय छाया मिलती है। तो ये ज्यामितीय छाया वाले भाग में प्रकाश का पहुँचना या इस प्रकाशित भाग में तीव्रता में परिवर्तन का दिखाई देना, ये प्रकाश के मुड़ने के कारण होता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ज्यामितीय छाया बननी चाहिए अगर सीधी रेखा में प्रकाशीय तरंगें चलें, लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ ज्यामितीय छाया में कुछ दूर तक हमें प्रकाश दिखाई देता है, इसके बाद फिर एकदम से अंधेरा होता है। यहाँ कुछ दूर तक प्रकाश दिखाई देता है, फिर अंधेरा होता है, फिर ये ज्यामितीय छाया एकदम से काली छाया बनती। तो यहाँ पर प्रकाश कैसे पहुँच गया? इसी तरह से यहाँ पर जो एक समान दीप्त क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ पर भी इस टाइप से दीप्त अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं जिनकी तीव्रता घटती हुई चली जाती है और इसके बाद यहाँ पर फ्रिंजें समाप्त हो जाती हैं, फिर एक समान प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुँचना और एक समान प्रकाशित भाग जहाँ होना चाहिए वहाँ भी तीव्रता में परिवर्तन होना, ये तब संभव हो पाता है जब प्रकाशीय तरंगें तीक्ष्ण अवरोध से टकराकर अथवा किसी संकीर्ण द्वारक से टकराकर मुड़ें। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ पर प्रकाशीय तरंगें टकराती हैं तो ये तीक्ष्ण ये अवरोध होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो द्वितीयक तरंगिकाएँ उत्सर्जित होती हैं वो मुड़ करके चलती हैं और ये मुड़ी हुई द्वितीयक तरंगिकाएँ आगे जा कर के अध्यारोपित होती हैं, जिससे व्यतिकरण चित्र बनता है और इस व्यतिकरण चित्र की वजह से यहाँ पर हमें दीप्त अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं और क्रमशः इनकी तीव्रता घटती जाती है। तो प्रकाश के मुड़ने के कारण और प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इसमें व्यतिकरण भी शामिल होता है। आगे जब हम संकीर्ण एकल संकीर्ण स्लिट से विवर्तन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इस बात को और स्पष्ट करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि तीक्ष्ण अवरोध से प्रकाशीय तरंगों के टकराने के बाद मुड़ने की घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सामान्य परिभाषा है, कोई कठिन परिभाषा नहीं है। प्रकाशीय तरंगों के मुड़ने की घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं और ये मुड़ने की घटना तब होती है जब किसी तीक्ष्ण अवरोध से या किसी संकीर्ण स्लिट से प्रकाशीय तरंगें गुजरती। अब इसका सबसे जो सरल उदाहरण है वो है सिंगल स्लिट से प्रकाश का विवर्तन। तो आइए उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक सिंगल स्लिट है ए बी, इस पर प्रकाश
समानांतर पड़े, इसके लिए हम प्रकाश स्रोत को एक लेंस के फोकस पर रख देते हैं और इस उत्तल लेंस से निकलने वाली जो तरंग जो किरणें होंगी, यहाँ एक किरण की तरह दिखा रहे हैं, ये इस तरह से समानांतर हो जाएंगी। इससे चित्र आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मुड़ने की घटना ना हो तो एक लेंस के द्वारा अगर हम इन किरणों को फोकस कर दें एक पर्दे पर, तो ये सीधे इस तरह से यहाँ पर फोकस हो जाएंगे। यहाँ पर हमको प्रकाश दिखाई देगा एस डैश पर, यानी एक तरह से यश का प्रतिबिंब एस डैश पर बनेगा। यहाँ पर सीधी रेखा में प्रकाश गमन कर रहा है। अब देखिए होता क्या है कि ये एक संकीर्ण स्लिट है, इसलिए यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिकाएँ उत्सर्जित होती हैं वो मुड़ती हैं। अब ये मुड़ी हुई स्थिति में हम इनको दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये मान लेते हैं आगे पर्दे पर पर्दे के किसी बिंदु P पर ये मिल रहे हैं। अब देखिए, सामान्य स्थिति में AB भाग से प्रकाश गुजरना चाहिए था और यहाँ पर प्रकाश फोकस हो जाता या इतनी भाग में प्रकाश दिखाई देता है। ऊपर प्रकाश और नीचे प्रकाश दिखाई नहीं देता, ज्यामितीय छाया में प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन ज्यामितीय छाया में प्रकाश का जो अतिक्रमण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको हम विवर्तन के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मुड़ी हुई तरंगें इस दिशा में जा रही हैं और उसी लेंस से ये अपवर्तित होकर के P पर मिल रही। अब P पर दीप्त फ्रिंज बनेगी कि अदीप्त फ्रिंज बनेगी, ये व्यतिकरण की शर्त पर निर्भर करता है। किस कंडीशन में वहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएँ मिलेंगी उस पर निश्चित करेगा कि वहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगी कि अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इसको हम कैसे समझाएंगे? पथांतर के माध्यम से इसको हम समझा सकते हैं। अब देखिए, पथांतर का मान हम कैसे निकालते हैं? यहाँ से अगर हम लंब डाल दें, मान लीजिए ये BM, जैसे हमने यंग के 2 स्लिट प्रयोग में पथांतर का मान निकाला था। यदि हम इस कोण को थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये BM ही पथांतर होगा। यानी यहाँ पर पथांतर BM होगा या डेल का मान जो होगा वो BM होगा। और BM का मान हम इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसके द्वारक की माप मान लेते हैं, A है थोड़ी देर के लिए, D या A कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए A हमने मान लिया। तो इस त्रिभुज से BM का मान कैसे निकलेगा? अगर हम BM बटे AB लें तो ये साइन थीटा होगा, यानी BM बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा
ध्यान से पूरा जब समझेंगे तब बात स्पष्ट हो पाएगी। अंत तक इसको ज़रूर देखें, तब सिंगल स्लिट से विवर्तन समझ में आएगा। यानी पथांतर का मान क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। यानी पी पर पहुंचने वाली मुड़ी हुई तरंगों के लिए पथांतर का मान ए साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए ए तो निश्चित है, यानी पथांतर का मान थीटा पर निर्भर करेगा, कितने कोण से तरंगें मुड़ रही हैं। इसी के आधार पर विभिन्न कोणों से मुड़ी हुई तरंगें जब आगे अध्यारोपित होंगी तो व्यतिकरण की शर्तों के मुताबिक दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो यहाँ हम दीप्त फ्रिंजों की और अदीप्त फ्रिंजों की दोनों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम अदीप्त फ्रिंजों की व्याख्या करते हैं। पी पर अदीप्त फ्रिंज कैसे बनेगी। पहली अदीप्त फ्रिंज यस डैश के बाद की पहली अदीप्त फ्रिंज की व्याख्या कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस स्लिट को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। इसको मान लेते हैं ओ, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं एन थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पर स्लिट जो है दो भागों में डिवाइड हो गई, ए ओ और ओ बी, और मुड़ी हुई तरंगों के लिए ए एन और यहाँ पर ये एन एम। तो यहाँ पर देखिए अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि बी एम का मान लेम्डा है, पहली स्थिति में हम क्या मानते हैं, बी एम का मान लेम्डा है, यानी पथांतर का मान लेम्डा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच का जो पथांतर होगा पी पर, वो लेम्डा होगा। ए और बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच का पथांतर लेम्डा होगा। तो ए और ओ से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर क्या होगा, लेम्डा बाई 2 होगा। ए और ओ, देखिए हम बीच स्लिट का मध्य बिंदु ले लिए, तो ए और ओ से चलने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर होगा वो लेम्डा बाई 2 होगा। इसी तरह से ए के नीचे का कोई हम बिंदु लेते हैं और उतनी ही दूरी पर ओ के नीचे का बिंदु लेते हैं। बड़े ध्यान से इसको समझेंगे तब मजा आएगा। ए के नीचे के जितनी दूरी का हम बिंदु ले रहे हैं उतनी ही नीचे हम ओ के नीचे का बिंदु लें, तो वहाँ से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर भी लेम्डा बाई 2 होगा। मतलब ए ओ के प्रत्येक भाग से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं और संगत ओ बी भाग से चलने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर होगा वो लेम्डा बाई 2 होगा। और जब पथांतर लेम्डा बाई 2 होता है तो कौन सी शर्त लागू होती है, विनाशी व्यतिकरण की, क्योंकि 1 लेम्डा बाई 2, 3 लेम्डा बाई 2, 5 लेम्डा बाई 2, 7 लेम्डा बाई 2, जब लेम्डा बाई 2 के लेम्डा बाई 2 के विषम गुणज के रूप में जब पथांतर होता है उस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो पहली अदीप्त के लिए जब बी एम लेम्डा होगा, यानी ए और बी से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लेम्डा होगा, तो ए और ओ से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लेम्डा बाई 2 होगा। यहाँ ध्यान में रखना है, यानी ए ओ भाग से चलने वाली तरंगें और ओ बी भाग से चलने वाली संगत तरंगों के बीच का पथांतर लेम्डा बाई 2 होगा। यानी ये विपरीत कला में पी पर मिलेंगी, जिसके कारण विनाशी व्यतिकरण होगा। ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, यानी श्रृंग और गर्त मिलेंगे वहाँ। इस स्थिति में वहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। तो प्रथम अदीप्त फ्रिंज के लिए या
प्रथम के लिए हम Bm का मान क्या मानेंगे, लेम्डा मानेंगे, यानी A sin θ1 बराबर लेम्डा, इस तरह से आएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे अदीप्त के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए दूसरे के लिए ये θ2 एंगल से ये मुड़ रही हैं, और यहाँ पर ये मान लीजिए मिल रही हैं। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय फ्रिंज के लिए हम Bm का मान 2 लेम्डा मानते हैं। क्या करते हैं, Bm का मान हम इसको 2 लेम्डा मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, A और B भाग से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर 2 लेम्डा है, और स्लिट को हम 4 भागों में बांटते हैं। देखिए ये सीधी वाली जो है ये यहाँ पहुँच जाएगी, और जो ये मुड़ी हुई है ये यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह से यहाँ से ये मुड़ी हुई ये जाके यहाँ पे मिलेगी। देखिए यहाँ पर हमने स्लिट के 4 भाग कर दिया। इसमें 2 भाग किया था, इसमें हमने 4 भाग किया। यही इसमें बच्चों की समझने में दिक्कत जाती है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो मज़ा आएगा। A और B से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर हमने कितना मान लिया है, 2 लेम्डा मान लिया है। तो अब जब हम चौथाई भाग लेंगे, चौथाई भाग मान लीजिए ये आपका O1 हो गया, ये O2 हो गया, ये O3 हो गया। इसको हम N1, N2, N3 इस टाइप से मान सकते हैं। तो जब ये चौथाई भाग होगा तो 2 लेम्डा का चौथाई कितना होगा, लेम्डा बाई 2। 2 लेम्डा का चौथाई यानी 2 लेम्डा बाई 4, 2 लेम्डा बाई 4 बराबर लेम्डा बाई 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A और O1 से चलने वाली तरंग के बीच का पथांतर लेम्डा बाई 2 होगा। O1 O2 से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लेम्डा बाई 2 होगा। O2 O3 से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लेम्डा बाई 2 होगा। O3 और B से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लेम्डा बाई 2 होगा। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि AO1 भाग और O1 O2 भाग से चलने वाली संगत तरंगों के बीच का पथांतर लेम्डा बाई 2 होगा। इसी तरह से O2 O3 और O3B भाग से चलने वाली संगत तरंगों के बीच का पथांतर लेम्डा बाई 2 होगा। इसका मतलब AO1 भाग से चलने वाली तरंगें O1 O2 से चलने वाली तरंगों से निरस्त हो जाएंगी, अपोजिट कला में हैं। इसी तरह से O2 O3 से चलने वाली और O3B से चलने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर है लेम्डा बाई 2 होने की वजह से विपरीत कला में होंगी। तो ये भी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगी। फलस्वरूप यहाँ पर तीव्रता शून्य मिलेगी। देखिए यहाँ पर हमने इसको 2 लेम्डा लिया, 2 लेम्डा लिया और इसको 4 भाग किया। उस स्थिति में
प्रथम भाग दूसरे भाग से निरस्त हो गया, दूसरा भाग तीसरा भाग चौथे भाग से निरस्त हो गया। पहला भाग दूसरे भाग से निरस्त हो गया क्योंकि दोनों भागों से चलने वाली तरंगें विपरीत कला में मिल नहीं चले, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दी। और तीसरा भाग चौथे भाग से निरस्त हो गया क्योंकि तीसरे और चौथे भाग से चलने वाली तरंगें विपरीत कला में होने की वजह से एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया। फलस्वरूप P2 पर हमें शून्य तीव्रता मिलेगी। ये कब संभव होगा? जब Bm बराबर होगा 2 लैम्डा। तो अदीप्त बिंदुओं के लिए या अदीप्त फ्रिंजों के लिए हम इसी क्रम में मानते चले जाएंगे। P3 के लिए हम क्या मानेंगे? 4 लैम्डा मानना पड़ेगा। P3 के लिए क्या मानना पड़ेगा? 4 लैम्डा। और इसको कितने भाग करने पड़ेंगे? 6 भाग करने पड़ेंगे। तो जब हम इसको हम 3 लैम्डा मानेंगे, 4 लैम्डा नहीं। Bm को क्या मानेंगे? 3 लैम्डा मानेंगे। और 3 लैम्डा को हम कितने भाग करेंगे? 6 भाग करेंगे। यहाँ 2 भाग किए थे, यहाँ 4 भाग किए थे, तो नेक्स्ट सम संख्या 6 होगी, 6 भाग करेंगे। 3 लैम्डा बाई 6 करेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा बाई 2 आएगा। तो 6 भाग जब करेंगे तो पहला भाग दूसरे भाग से निरस्त, तीसरा भाग चौथे भाग से निरस्त, पांचवा भाग छठे भाग से निरस्त। मतलब पहले भाग और दूसरे भाग से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा। तीसरे और चौथे भाग से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा। और पांचवें और छठवें भाग से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा। ये तब होगा जब हम Bm का मान 3 लैम्डा लेंगे। तो इसी तरह से Nm के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? Nm के लिए हमको लेना पड़ेगा Bm बराबर n लैम्डा, यानी A साइन थीटा n बराबर हो जाएगा n लैम्डा। A साइन थीटा n बराबर हो जाएगा n लैम्डा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फिर लाते हैं कि छोटे कोणों के लिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम A थीटा n बराबर n लैम्डा लिखेंगे, या थीटा n बराबर हो जाएगा n लैम्डा बटे A। तो एक ये संबंध बनेगा दीप्त बिंदुओं के लिए। अब ये अदीप्त के लिए n का मान हम 1 2 3 रखते जाएंगे तो अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां मिलती चली जाएंगी। इसी तरह से देखिए, हम दीप्त की व्याख्या करते हैं, और दीप्त की व्याख्या करने के लिए थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है, लेकिन समझ लेंगे तो फिर शॉर्टकट हो जाएगा। दीप्त के लिए हम कैसे व्याख्या करते हैं? दीप्त फ्रिंजों के लिए हम स्लिट को विषम भागों में डिवाइड करते हैं। ये देखिए, ये सीधी रेखा में चलने वाली यहाँ पर ये मिल गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्लिट को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। स्लिट को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ये ए बी हो गया आपका। यहाँ से हम ये लैम्डा लेंगे तो Bm आएगा। अब देखिए, ये जो मुड़ी हुई तरंगें ये जाएंगी, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये इकट्ठा हो रही, ये ऐसे।
यहाँ पर जो पहली ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो कैसे बनेगी, तो यहाँ पर हमको पहले के लिए Bm का मान 3 λ/2 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, Bm का मान हमें 3 λ/2 लेना पड़ेगा। अब देखिए A और B से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर हमने मान लिया 3 λ/2। तो अब ये तीसरे भाग से O1 O2 ये आपका N1 N2 हो गया, मतलब AO1 और O1 O2 भाग से चलने वाली तरंगों के बीच का पथांतर क्या होगा, तो 3 λ/2 के 3 भाग करेंगे तो λ/2 आएगा। इसका मतलब AO1 और O1 O2 भाग से चलने वाली तरंगें विपरीत कला में होंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। लेकिन O2B इस तीसरे भाग से चलने वाली तरंगों को निरस्त करने के लिए नीचे भाग नहीं है। ये अच्छी तरह से इसको समझिएगा, ये तीसरे भाग को निरस्त करने के लिए यहाँ चौथा भाग नहीं है, यानी तीसरे भाग से जो मुड़ी हुई तरंगें हैं वो यहाँ पर तीव्रता उत्पन्न करेंगी, जिसके कारण वहाँ पर हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। AO1 और O1 O2 भाग से चलने वाली तरंगें निरस्त हो जाएंगी, लेकिन O2B भाग से चलने वाली तरंगें निरस्त नहीं होंगी, उसकी वजह से यहाँ पर तीव्रता हमें मिलेगी। इसी तरह से ये पहले के लिए हो गया, इसको हम लिख सकते हैं A sin θ1 बराबर 3 λ/2। इसी तरह से दूसरे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 भाग करना पड़ेगा। अभी हमने 3 भाग किया है, तो थोड़ा सा चित्र और जटिल हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आप समझ रहे हैं तो आगे आप लिख देंगे, चित्र ना भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। दूसरे दीप्त फ्रिंज के लिए हम स्लिट को अगर 5 भाग करें और पथांतर को हम क्या मान लें, 5 λ/2 मान लें, 5 λ/2, और स्लिट को 5 भाग करें, 5 भाग करेंगे तो दो क्रमागत भागों के बीच की तरंगों का जो पथांतर होगा वो λ/2 होगा। तो प्रथम भाग दूसरे भाग से निरस्त, तीसरा भाग चौथे भाग से निरस्त, 5वां भाग बचेगा, यानी 5वें भाग से चलने वाली तरंगें वहाँ पर तीव्रता उत्पन्न करेंगी। सिर्फ 5वें भाग से चलने वाली तरंगें तीव्रता उत्पन्न करेंगी। पहले वाली स्थिति में तीसरे भाग से चलने वाली तरंगें, इसमें 5वें भाग से, अगले क्रम में 7वें भाग से, और अगले क्रम में 9वें भाग से, तो इस तरह से जो तीव्रता है वो घटती चली जाएगी। जो द्वितीयक हमें उच्चिष्ट मिलते हैं विवर्तन चित्र में, उसकी तीव्रता घटने का कारण यही है कि प्रथम उच्चिष्ट में तीसरे भाग के कारण हमें तीव्रता मिलती है, दूसरे वाले में 5वें भाग के कारण, इसी तरह तीसरे वाले उच्चिष्ट में 7वें भाग के कारण, इसलिए तीव्रता घटती चली जाती है। तो यहाँ पर A sin θ2 होगा 5 λ/2। तो n के लिए क्या होगा, sin θn बराबर 2n + 1 × λ/2। यहाँ पर देखिए 3 से शुरू हो रही संख्या, इसलिए यहाँ 2n - 1 नहीं लेंगे, 2n + 1 लेंगे, और n का मान 1 से रखना शुरू करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, 3 रखेंगे तो 7 λ/2, ऐसे आता चला जाएगा। अब इसमें sin θn को हम सिर्फ θn लिख दें तो ये आ जाएगा 2n + 1 λ/2। तो θn का मान क्या निकलेगा, 2n + 1 × λ/2, यहाँ बटे a आ जाएगा। ये दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ होगी कोण के हिसाब से, ये कोणीय दूरी कहलाएगी केंद्रीय उच्चिष्ट से
दीप्त फ्रिंजों की जो कोणीय दूरी होगी वो है। इसी तरह से ये अदीप्त फ्रिंज की कोणीय दूरी है। अब इसमें एक चीज़ और निकालते हैं, कोणीय चौड़ाई। तो इसमें जो प्रथम अदीप्त होगी, यानी यहाँ से जो पहली अदीप्त होगी, या इसको आप D1 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डार्क जो फ्रिंज होगी, तो इसमें θ1 n का मान अगर 1 रखेंगे तो θ1 का मान क्या आएगा, लेमडा बटे a। लेमडा बटे a यानी केंद्र से लेमडा बटे a दूरी के बाद से आपकी अदीप्त शुरू होगी। इसी तरह से यहाँ नीचे भी पहली जो डार्क होगी वो भी लेमडा बटे a दूरी पर होगी। यानी नीचे अगर हम जाएंगे θ1 डैश तो उसको हम लेमडा a ही लिखेंगे। इसका मतलब जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगी उसकी चौड़ाई कितनी होगी, कोणीय चौड़ाई लेमडा बाई a प्लस लेमडा बाई a, यानी 2 लेमडा बाई a, लेमडा बाई a प्लस लेमडा बाई a, यानी केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई लेमडा बाई a प्लस लेमडा बाई a, ये 2 लेमडा बाई a, इतना आप कर सकते हैं। और अन्य की अगर हम निकालना चाहें तो अन्य की सबकी लेमडा बाई a होगी। इसमें 1 2 3 रखते चले जाएंगे, या इसमें हम 1 2 3 रखते चले जाएंगे, तो क्रमागत दो क्रमागत दीप्त के बीच अदीप्त होगी, 2 क्रमागत अदीप्त के बीच दीप्त होगी। तो जो कोणीय चौड़ाई इसमें निकलती है ये केंद्रीय के लिए हो गया, और अन्य जो दीप्त फ्रिंजें होंगी उनकी जो चौड़ाई होगी, दीप्त की अगर निकाल रहे हैं तो क्रमागत अदीप्त लेंगे, यानी n+1 लेमडा अपान a माइनस n लेमडा अपान a। तो ये घटाएंगे तो n लेमडा प्लस लेमडा माइनस n लेमडा कट जाएगा। तो ये देखिए लेमडा बटे a, यानी दीप्त फ्रिंजों की जो कोणीय चौड़ाई होगी वो लेमडा बाई a होगी। इसी तरह से अगर हम अदीप्त की चौड़ाई निकालें, अदीप्त फ्रिंजों की, ये ध्यान रखिएगा ये कोणीय चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई भी इसमें हम निकाल सकते हैं, आगे बताएंगे। तो इसमें क्रमागत हम दीप्त लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, n की जगह हम n+1 ले लें, +1 लेमडा बाई 2 बटे a, और माइनस n में के लिए यही है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 बटे a। इसमें 2a लघुत्तम होगा, 2a लघुत्तम होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, ये 2n+2 और +1 है यहाँ पे, +1 इंटू लेमडा होगा -2n+1 लेमडा।
इसको जब सरल करेंगे, देखिए 2a इसमें लघुत्तम हो जाएगा, ये 2n+3 कर सकते हैं इसको, और लेमडा का गुणा कर देंगे तो 2n लेमडा प्लस 3 लेमडा माइनस 2n लेमडा और माइनस लेमडा, तो ये कट जाएगा 2n लेमडा, 3 लेमडा माइनस लेमडा आ जाएगा 2 लेमडा बटे 2a, 2 कट जाएगा लेमडा बटे a, यानी जो कोणीय चौड़ाई होगी ये अदीप्त की और दीप्त की, ये देखिए दोनों समान आ रहे हैं। कोणीय चौड़ाई का मतलब इस टाइप से जो कोण बनेगा दीप्त और अदीप्त के लिए, उसका मान लेमडा बटे ए होगा। तो इतना भी अगर कर देते हैं तो सही रहेगा। इसमें अगर हम रेखीय चौड़ाई निकालना चाहें तो जैसे दो तरीके से हम रेखीय चौड़ाई निकालते हैं इसकी। जैसे यहाँ पर देखिए इस टाइप से यहाँ पर ये किरणें फोकस हो रही हैं। अगर हमको प्रथम की चौड़ाई निकालनी है तो इसको अगर यक्स मान लें और इसकी फोकस दूरी एफ मान लें तो यक्स बटे एफ बराबर होगा लेमडा बटे ए। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, वो सूत्र लगाते हैं इसमें। डायरेक्ट भी इसको आप कर सकते हैं, यक्स बटे एफ बराबर होगा लेमडा बटे ए, तो यक्स का मान आ जाता है एफ इंटू लेमडा बटे ए। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एफ क्या है, इसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस जिसकी सहायता से हम फोकस करते हैं तरंगों को, उसकी फोकस दूरी अगर एफ है तो यक्स बटे एफ बराबर हो जाएगा थीटा के यानी कोण के, तो यक्स बराबर एफ इंटू लेमडा बटे ए। तो एफ इंटू लेमडा बटे ए, यही जो है कोणीय चौड़ाई दीप्त की भी होगी और अदीप्त की भी होगी। तो मेरा प्रयास रहा है कि ये विवर्तन आपके समझ में आ गया होगा। यद्यपि ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको 2-3 बार देख के आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये सरल हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज की क्लास समाप्त करते हैं।